सबसे पहले आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वैल्यू एडेड या मूल्यवर्धन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। ये वैल्यू एडेड का मतलब बेसिकली है क्या? मूल्य वृद्धि। जब भी कोई वस्तु प्रोड्यूसर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन करने के लिए उसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू ऐड कर देता है। जैसे गेहूं से जब हम आटा बना लेते हैं पीस के तो आटा महंगा हो जाता है गेहूं से, और जब हम उसी आटे से ब्रेड बना लेते हैं या बिस्किट बना लेते हैं तो बिस्किट की वैल्यू और बढ़ जाती है, वैल्यू ऐड हो रही है उसमें। तो इस मेथड में जितनी भी इकोनॉमी में हाँ, हम ये वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, जिसे हिंदी में हम कहेंगे उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि को पढ़ रहे हैं। तो इस विधि को हम समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है? एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए फर्म ड्यू टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी किसी वस्तु के रॉ मटेरियल के मूल्य में वृद्धि हो जाना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से, उसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि गेहूं से जब आटा पीसा गया, गेहूं पीस के आटा बनाया गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा वीट। हम मान लेते हैं कि वीट जो है वो ₹300 का है। इसको जब ग्राइंड करके हम फ्लोर पे आए, आटे पे आए, तो आटे की कीमत हो गई 500। तो वीट से फ्लोर में आने में देर इज ए वैल्यू एडेड ऑफ ₹200। 500 माइनस 300, 200 रुपए बढ़ गए उसकी कीमत। इस तरह जितनी भी वैल्यू ऐड होती हैं, अगर हम उन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, समेशन ले लें, तो टोटल वैल्यू एडेड आ जाता है। अब देखिए फ्लोर है, फ्लोर से हमने फर्दर ब्रेड बनाई, फ्लोर 500 का था और जब हमने उसको कन्वर्ट करके बेक करके ब्रेड बनाई तो ब्रेड 800 की होगी। तो फ्रॉम 500 वी आर मूविंग टू 800, यानी कितनी वैल्यू ऐड हो गई? 300। पहले स्टेप में वैल्यू थी 200 ऐड हुई, दूसरे स्टेप में वैल्यू 300 ऐड हो गई। तो इस तरह से एक देश की अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की वैल्यू ऐड होती है, अगर हम सारी वैल्यू ऐड को टोटल कर दें तो हमें डोमेस्टिक इनकम जीडीपी एमपी प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन है समेशन सिग्मा। समेशन मतलब सारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे सारा कुछ एमपी पे आएगा, ऑल विल बी डन एट एमपी। समेशन GVAMP is equal to GDP-MP 200 plus 300 is equal to 500। आप इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हिंदी में कहेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। तो टोटल वैल्यू एडेड 500 आ गई। नेक्स्ट उसमें आप इक्वेशन देखिए, GVAMP बोले या GDP-MP बोले, क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग। अब अगर इस पूरे फ्लो चार्ट में आप देखिए तो लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है ब्रेड। तो ब्रेड का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 800 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300। तो 800 में से 300 माइनस करें तो 500 आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ तो आप हर स्टेप पे वैल्यू ऐड हुई है उसको टोटल करें, या दूसरा तरीका है कि जो भी आउटपुट की वैल्यू आई है 800, उसमें से जो मध्यवर्ती उपभोग है, इंटरमीडिएट है, उसे माइनस कर दें। जब भी आपके पास कोई भी प्रश्न आए जिसमें वैल्यू एडेड का नाम दिया गया हो, तो इस तरह के सवालों में नेशनल इनकम निकालने से पहले हमारा पहला काम होना चाहिए GDP-MP। अब हम देखते हैं कि ये GDP-MP
फाइंड आउट करने की जो पहली इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस है क्वेश्चन में, या तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दी होगी और मध्यवर्ती उपभोग दिया होगा आईसी, तो आप इसमें से इसे माइनस करके जीडीपी एमपी निकाल लीजिए, या दूसरा है वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब प्राइस और क्वांटिटी। सपोज एक देश की अर्थव्यवस्था में 200 यूनिट कोई चीज पैदा हो रही है, 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, और हर एक यूनिट की जो 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है और हर एक की प्राइस 100 रुपीज है, तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। जो हमने उत्पादन किया वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, और माइनस मीन्स मध्यवर्ती उपभोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दी होती है और कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दी होती, पी और क्यू दिया होता है, तो पी को क्यू से मल्टीप्लाई करके उसमें से आईसी माइनस कर दीजिए। थर्ड एक और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लगाने का, ये है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। दिस इज नथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज नथिंग बट इट इज ओनली वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या मतलब है? सामान जो हमने उत्पादित किया, बनाया, जो whatever we produced, either it is sold in the market, तो वो होगी सेल्स, बिक्री, और कुछ हमारा बिना बिका हुआ माल है उसको चेंज इन स्टॉक कहते हैं। चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका क्या है? फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल। फाइनल स्टॉक जो अगले साल मार्च में हमारे पास बचा है, और इनिशियल स्टॉक 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टॉक था, because it is a difference of two things. तो change in stock can either be positive or it can be negative. It depends on the value of final stock and initial stock. कि initial stock और final stock क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर फाइनल स्टॉक कम है, फाइनल स्टॉक हमारा कम है और इनिशियल स्टॉक ज्यादा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर ये चीज बड़ी है ये छोटी है तो प्लस में आ जाएगा। नाउ यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्टॉक। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए एक तो उसको कैपिटल चाहिए जिसमें मशीनें आ जाती हैं, इम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, और दूसरा उन मशीनों में आगे प्रोडक्शन करने के लिए ही नीड सम रॉ मटेरियल। ये जो रॉ मटेरियल है वही स्टॉक है। तो ये रॉ मटेरियल 3 टाइप का हो सकता है, एक तो जो मतलब रॉ है बिल्कुल, एक जो सेमी फिनिश्ड है, और एक फिनिश्ड गुड। जैसे अगर किसी की शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो उसके पास अगर कपड़े हैं, क्लॉथ है और धागा है, वो रॉ मटेरियल है। कुछ वो थोड़ा बहुत बना करके रखेगा, हाफ स्टिच कॉलर वगैरह बना करके, सूट है तो नेक बना करके रखता है, तो वो हो गए उसके सेमी फिनिश्ड। और कुछ जो बिल्कुल रेडीमेड है। तो तीनों चीजों को मिला करके इन्वेंट्री बनती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फिनिश्ड गुड, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल। तो जितना भी ये है जो उसने प्रोड्यूस कर लिया है वो भी हमारी आउटपुट है, चाहे बिका नहीं है। ये वो चीज है जो बिक गई, और ये वो चीज है जो अभी मार्केट में बिकी नहीं है लेकिन उसका प्रोडक्शन हो चुका है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए या तो पी इंटू क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए एज पर द क्वेश्चन, या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इसमें से आईसी। आप देखेंगे तीनों फॉर्मूले में आईसी माइनस हो रहा है, मध्यवर्ती उपभोग। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सेल्स को समझना है और आईसी को समझना है कि ये क्या चीजें हैं। देखो बेटे, जब भी कोई उत्पादक, प्रोड्यूसर सेल करता है, सामान बेचता है, तो उसके पास 2 वेन्यू है। या तो वो उसको देश के बाजारों में बेच देगा, डोमेस्टिक सेल्स, इसको हम कहेंगे घरेलू बिक्री। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सेल्स मतलब बिक्री, तो ये कहलाएगी घरेलू बिक्री। और या वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा जिसको कि हम निर्यात या एक्सपोर्ट कहते हैं। तो सेल कैन बी डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। नाउ अगेन ये दोनों अगर अलग अलग दिए तो दोनों को ऐड करके हम सेल्स पता लगा लेंगे। सेल्स जो है वो बड़ी चीज है, सेट है, और इस सेट के अंदर ये 2 सबसेट हैं। तो अगर सबसेट दिए हैं तो ऐड करके सेल्स पता लगा लो, पर
कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर आपको सेल्स दे दी जाती है और एक्सपोर्ट दे दिया जाता है, और बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, एक्सपोर्ट और सेल को ऐड कर देते हैं। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन और वहां डोमेस्टिक सेल वर्ड आ जाए, आप उसको क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको फिर ये ध्यान रहेगा कि ये सेल्स नहीं है, ये डोमेस्टिक सेल्स है। क्वेश्चन पढ़ते समय जहां डोमेस्टिक, आप डोमेस्टिक सेल देखो, यू अंडरलाइन इट, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रहेगा, और उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो सेल्स अगर दिया है तो सब इग्नोर कर दो, फिर ना आपको ये देखना है ना ये देखना है, खाली सेल्स ले लेनी है। सेकंड चीज यहाँ पे आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल होता है, इसलिए हमें मध्यवर्ती उपभोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो मध्यवर्ती उपभोग है, ये क्या है? बेसिकली रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने सामान खरीदा है। कहाँ से खरीद सकते हैं? घरेलू बाजारों से, डोमेस्टिक परचेज, घरेलू खरीद कहेंगे इसको, या हम विदेशों से भी कच्चा माल वगैरह खरीद सकते हैं, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं। अगेन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन is made up of domestic purchase and imports. If these two are given, घरेलू खरीद और आयात, तो दोनों को ऐड करके you will get the value of intermediate consumption. But in order to confuse, in order to check your understanding of the concept, you are given intermediate consumption as well as imports. So you have to ignore imports in that case. If there is intermediate consumption, then forget about domestic purchase and import. Next, this value added method, जब भी कोई क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड का आए तो पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये वैल्यू एडेड है? बिकॉज इट इज नॉट रिटन कि आप कौन से मेथड से अटेम्प्ट करें। आप देखिए, अगर उस क्वेश्चन में सेल्स का नाम आ रहा है, स्टॉक के आ रहे हैं, फाइनल और इनिशियल स्टॉक के वैल्यूज दिए हैं, और यहाँ कोई मध्यवर्ती उपभोग आ रहा है, तो ये चीजें आपको इंडिकेट करेंगी कि दिस क्वेश्चन इज वैल्यू एडेड मेथड, मूल्यवर्धन विधि है। तो आपको उसमें फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, तीनों में से जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट नॉर्मली द क्वेश्चन कम इन द क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड फाइंड आउट द नेशनल इनकम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। कैसे? NNP-FC को हम नेशनल इनकम कहते हैं। हमने GDP-MP फाइंड आउट कर लिया इन 3 फॉर्मूलेज में से किसी को भी यूज करके। अब हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, ये नेट है, ये ग्रॉस है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए इसमें से D माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। फिर ये कॉन्सेप्ट नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो इसको नेशनल बनाने के लिए इसमें हमने NFIA ऐड कर दिया। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये MP है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें से NIT माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड में जब भी कोई क्वेश्चन हो, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू फाइंड आउट GDP-MP एंड देन यू प्रोसीड टू अदर थिंग। मान लीजिए आपको नेशनल इनकम की जगह वो कह दे NDP-FC फाइंड आउट करिए, घरेलू इनकम, तो यहाँ NNP-FC की जगह आप NDP-FC लिख दीजिए, NDP-FC डोमेस्टिक इनकम, और यहाँ पे हमने निकाला GDP-MP है, तो G है तो D माइनस कर दीजिए। अब अगर यहाँ पे डोमेस्टिक निकालने को कहा है तो ये भी डोमेस्टिक है, तो ये NFIA की कोई आवश्यकता नहीं है, बस NIT डाल दीजिए। कोई भी एग्रीगेट आपको वैल्यू एडेड मेथड से निकालने को कह दिया जाए, इन 8 एग्रीगेट्स में से कई बार आ जाता है फाइंड आउट GNP-MP, फाइंड आउट GNP-FC, जरूरी नहीं है वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम ही कहे, किसी भी एग्रीगेट को निकालने को कह देगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है GDP-MP फाइंड आउट बाय यूजिंग दीज 3 मेथड्स। तो एक बार आपका GDP-MP आ गया, अब आपका सवाल 2 भागों में बंट गया। पहला ये, इसके आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे, और सेकंड जो आपको निकालने को है, तो स्प्लिट करके इस क्वेश्चंस को करना है।